कलम में तुम्हें ट्रांसफर आरएनए का एक महत्वपूर्ण प्रकार और उस प्रकार का नाम था मैसेंजर आरएनए। जैसा स्पष्ट था कि वो मैसेज को डीएनए से कहाँ तक पहुँचाने का काम करता है, राइबोसोम तक, इसलिए उसका नाम मैसेंजर आरएनए है। अब वह संरचना जो साइटोप्लाज्म से अमीनो एसिड को पकड़कर राइबोसोम तक पहुँचाने का काम करती है, उसका नाम है ट्रांसफर आरएनए। ट्रांसफर आरएनए का एक और नाम है, इसे सॉल्युबल आरएनए या एडॉप्टर आरएनए कहते हैं। तुम्हें बताना है सर्च करके इसका दूसरा नाम सॉल्युबल या एडॉप्टर आरएनए क्यों। क्लियर? यदि मैं आपसे बात करूं कि इसका जो ट्रांसफर आरएनए बार बार रिपीट कर रहा हूं, तुमसे बता रहा हूं, बताने की कोशिश भी कर रहा हूं कि आरएनए की संरचना सिंगल स्ट्रैंड होती है, सिंगल स्ट्रैंड है। और ये यदि मान लीजिए ऐसा हो जाए, फोल्ड हो जाए, तो आपको लगेगा कि डबल स्ट्रैंडेड है, लेकिन डबल स्ट्रैंडेड नहीं है, एक सिंगल स्ट्रैंडेड है। जब सिंगल स्ट्रैंडेड होगा तो आपको कंफर्म होना चाहिए कि इसमें एडेनिन हो सकता है, यूरेसिल होगा, ग्वानिन होगा और साइटोसिन होगा। ठीक है, मतलब इनमें नाइट्रोजनस बेस में पेयरिंग नहीं होगी। लेकिन यदि डबल स्ट्रैंडेड हो गया तो फोल्ड हो गए तो इसमें एडेनिन के साथ आ जाएगा यूरेसिल, यूरेसिल के साथ आ जाएगा एडेनिन, ग्वानिन के साथ आ जाएगा साइटोसिन, साइटोसिन के साथ आ जाएगा ग्वानिन। मतलब इनमें न्यूक्लियोटाइड के बीच में पेयरिंग हो जाएगी जब वो फोल्ड हो जाएगा। तो ट्रांसफर आरएनए का जो संरचना है वो कौन सी संरचना या कौन सा आरएनए एक्टिव फॉर्म में होगा, वो होगा सेकेंडरी स्ट्रक्चर। कौन सा है? सेकेंडरी स्ट्रक्चर। यदि वो सिंगल स्ट्रैंडेड रहता और फोल्ड नहीं होता तो प्राइमरी स्ट्रक्चर होता। यदि फोल्ड हो गया तो कैसा स्ट्रक्चर हो गया बताएं आप मुझे? वो हो गया सेकेंडरी स्ट्रक्चर। ठीक है, यदि आप करना चाहें तो यहाँ लिखिए 5 स्ट्रैंड, ये होगी 3 स्ट्रैंड और ये फोल्ड है। ठीक है, तो यदि मैं आपसे बात करूं, इसकी खोज किया है होगलैंड नामक साइंटिस्ट ने। किसने? ट्रांसफर आरएनए किसने खोजा? होगलैंड ने। ठीक है, आपको मैंने बता दिया कि यह आरएनए किसको ट्रांसफर करता है, अमीनो एसिड को साइटोप्लाज्म से कहाँ पहुँचाता है, राइबोसोम तक। टोटल आरएनए का लगभग 10 से 20% ट्रांसफर आरएनए। हमने बताया था कल तुम्हें मैसेंजर आरएनए 3 से 5% होता है टोटल आरएनए का। फिर 10 से 20% कौन सा होगा? ट्रांसफर आरएनए। और सबसे अधिक आरएनए कौन सा होगा? राइबोसोमल आरएनए। तो कभी आ जाए प्रश्न कि राइबोसोम की अधिकता के घटते हुए क्रम को लिखिए, तो आप सबसे पहले लिखेंगे सबसे अधिक कौन सा होगा बताएं आप मुझे? राइबोसोमल आरएनए, फिर ट्रांसफर आरएनए, फिर कौन सा होगा? मैसेंजर आरएनए। किसने खोजा है? होगलैंड ने। ठीक है, अब एक वैज्ञानिक हुए हैं जिनका नाम है, मैंने लिखा यहाँ पर, होली एट ऑल। इसका अर्थ है होली और उसके सहयोगी। तो होली और उसके सहयोगियों ने एक ट्रांसफर आरएनए की खोजा। किसने है? होगलैंड ने। ट्रांसफर आरएनए की संरचना को समझाया होली एट ऑल, होली और उसके सहयोगियों ने। और कौन सा मॉडल दिया है? क्लोवर लीफ मॉडल। क्लोवर एक पौधे का नाम है, उसकी लीफ की संरचना इस प्रकार होती है, इसलिए इसे क्लोवर लीफ मॉडल। ठीक है, इसकी संरचना में आप देखें कि यह आर्म है, आर्म नंबर 1, आर्म नंबर 2, आर्म नंबर 3, आर्म नंबर 4। 4 भुजा है। कितने भुजा हो गए? 4 भुजा, 4 आर्म्स। और लूप कितने हो गए? 1, 2, 3, 4। 4 लूप है और 4 ही आर्म है। और एक आर्म बताओ जिसमें लूप नहीं है। इस आर्म में लूप नहीं, इस आर्म में लूप नहीं है और इस लूप में आर्म नहीं। तो क्लियर है? तो पहली आर्म है एक्सेप्टर आर्म। एक्सेप्टर आर्म में जो आप देख रहे हैं 7 नाइट्रोजनस बेस है, जो पेयर है, पेयर में है, जो मैंने अभी बताया आपको। इसमें आर्म कितने होंगे? 7 नाइट्रोजनस बेस जो पेयर में है और 3 नाइट्रोजनस बेस अनपेयर है। उसका क्रम है ACC, याद रखना। इसका नाम एक्सेप्टर आर्म इसलिए है क्योंकि है अमीनो एसिड को एक्सेप्ट करता है, अमीनो एसिड को पकड़ता है। कहाँ से? साइटोप्लाज्म से, अर्थात साइटोप्लाज्म में उपस्थित अमीनो एसिड
किस आर्म से जुड़ेगा ट्रांसफर आरएनए के? एसेप्टर आर्म से। दूसरी जो आर्म्स है ये कहलाएगी टी साई आर्म। ये इस आर्म का ये लूप है, ये लूप का नाम क्या होगा? टी साई लूप या राइबोसोम बाइंडिंग लूप। मतलब ये इस लूप से वो राइबोसोम से जुड़ता है ट्रांसफर आरएनए, और इसकी आर्म हो गई, बताएं आप मुझे, टी साई आर्म। इसमें 5 न्यूक्लियोटाइड है। यहाँ कितने न्यूक्लियोटाइड है? 5। और इसमें आप देख रहे हैं लूप में कितने हैं? लगभग 7 है। और 7 वो कैसे हैं? क्लियर कट बताऊं तुम्हें कि उसमें नाइट्रोजनस बेस पेयर में नहीं है, यहाँ पेयरिंग है। ठीक है। तीसरा आपको एक महत्वपूर्ण संरचना दिखाई दे रही है, वेरिएबल लूप। और उस वेरिएबल लूप में क्या दिखाई दे रहा है तुम्हें? इसमें आर्म नहीं है। नाम स्पष्ट है कि यह अपना संरचना परिवर्तित करता है। फिर आप देखें एक महत्वपूर्ण एंटीकोडोन लूप, जिसमें 7 क्या हुआ? अनपेयर्ड नाइट्रोजनस बेस है, और इसकी आर्म में 5 पेयर्ड नाइट्रोजनस बेस होंगे। मतलब ये आर्म क्या कहलाएगी? एंटीकोडोन आर्म। फिर एक महत्वपूर्ण संरचना है, देखें आप, जिसका नाम है DHU लूप, या इसका नाम है अमीनो एसाइल सिंथेटेज बाइंडिंग लूप। इससे एक विशिष्ट एंजाइम जुड़ता है जिसका नाम है अमीनो एसाइल सिंथेटेज एंजाइम। ठीक है, जो अमीनो एसिड को उसमें जोड़ने में मदद करता है। इसकी आर्म में 4 न्यूक्लियोटाइड है, नया नाइट्रोजनस बेस है, और इसकी लूप में 8 से 12 अनपेयर्ड नाइट्रोजनस बेस। क्लियर? तो ये कुल मिला के इसकी संरचना हो गई, आपको क्लियर कट हो गया। ग्लोबल लीफ मॉडल किसने दिया? कोहली और उसके सहयोगी। तो ये संपूर्ण संरचना एक बार फिर से रिपीट करूं, कितने आर्म हो गए? 1, 2, 3 और 4 आर्म्स हैं, और 4 ही लूप है। एक आर्म जिसमें लूप नहीं है, एसेप्टर आर्म, और एक लूप जिसमें आर्म नहीं है, उसे कहेंगे वेरिएबल लूप। तो कुल मिला के शॉर्ट एंड स्वीट हमने बता दिया तुम्हें। क्या? जल्दी बताओ तुम। ट्रांसफर आरएनए की संरचना। अब 2 मिनट में बात करना चाहूँगा राइबोसोमल आरएनए के विषय में। किसके विषय में? राइबोसोमल आरएनए। नाम ऐसा आरएनए जो कहाँ पाया जाता है, बताएं आप मुझे। किसकी बात करूँगा मैं तुम्हें? राइबोसोमल आरएनए। जल्दी से 10 मिनट के बारे में बताऊँ। ठीक है, राइबोसोमल आरएनए। राइबोसोमल आरएनए नाम से स्पष्ट है कि यह राइबोसोमल आरएनए कहाँ पाया जाता है? राइबोसोम में। और राइबोसोम कहाँ पाए जाते हैं? जहाँ पर प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया मैक्सिमम होती है, अर्थात जिन कोशिकाओं में प्रोटीन संश्लेषण अधिकतम होगा उसमें राइबोसोमल आरएनए पाए जाते हैं। मतलब मैं आपसे कहूँ कि प्रत्येक राइबोसोम का लगभग 65% भाग, प्रत्येक राइबोसोम में 65% भाग उसका राइबोसोमल आरएनए का बना होता है, और उसके 35% भाग में क्या होगा? प्रोटीन होगा। क्लियर ना? यदि मैं आपसे बात करूं यहाँ कि इसकी सिंथेसिस कहाँ होती है, निर्माण कहाँ होता है राइबोसोमल आरएनए का, तो आपको क्लियर होना चाहिए कि न्यूक्लियस के अंदर एक महत्वपूर्ण कोशिकांग होता है जिसे न्यूक्लियोलस कहते हैं, केंद्रिका कहते हैं। और उस केंद्रिका में एक स्थान होता है, इसका निर्माण कहाँ हुआ है? न्यूक्लियोलस केंद्रिका जिसका नाम है। और उस न्यूक्लियोलस में होता है पेरी न्यूक्लियर क्रोमैटिन। क्या होता है? पेरी न्यूक्लियर क्रोमैटिन। पेरीन्यूक्लियर क्रोमैटिन। और उस पेरीन्यूक्लियर क्रोमैटिन या एक और स्थान होता है इंट्रान्यूक्लियर क्रोमैटिन। इंट्रान्यूक्लियर क्रोमैटिन। तो क्लियर हुई बात ना आपको कि 2 स्थान न्यूक्लियोलस है न्यूक्लियस के अंदर, उसमें पेरीन्यूक्लियर और इंट्रान्यूक्लियर क्रोमैटिन है, जो जिसमें क्या पाया जाता है? डीएनए। और उसी डीएनए से क्या बना? राइबोसोमल आरएनए। तो क्लियर हुआ कि इसकी सिंथेसिस कहाँ हुई? इसकी सिंथेसिस हुई न्यूक्लियोलस में, और न्यूक्लियोलस में है पेरीन्यूक्लियर और इंट्रान्यूक्लियर क्रोमैटिन, और जिसमें डीएनए पाया जाता है, और उसी डीएनए से आरएनए का निर्माण होता है। अर्थात मैं कहूँ कि सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला आरएनए कौन सा है?
राइबोसोमल आरएनए, ठीक है। और क्लियर बताऊं, ये मोस्टली सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। इसकी संरचना की बात करूं, सिंपल सी संरचना बना लें आप, सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। और आप लिख सकते हैं नाइट्रोजन बेस जो इच्छा हो, एडेनिन, यूरेसिल, साइटोसिन, ग्वानिन, फिर एडेनिन, ये किसकी संरचना हो गई? राइबोसोमल आरएनए, ठीक है। क्लियर हुई ना बात आपको? तो कुल मिला के तीनों आरएनए की संरचना हो गई। क्या क्या? जल्दी बोलिए आप। राइबोसोमल आरएनए, मैसेंजर आरएनए और ट्रांसफर आरएनए। अब हम आगे बात करेंगे एक महत्वपूर्ण चैप्टर जिसका नाम है प्रोटीन सिंथेसिस। और उस प्रोटीन सिंथेसिस के एक महत्वपूर्ण चैप्टर की हमने बात कर दी है ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। ओके।